डायरेक्टिव इन एंगुलर, एंगुलर में 3 टाइप के डायरेक्टिव होते हैं। एक हो गया आपका कंपोनेंट डायरेक्टिव, कंपोनेंट भी एक टाइप का डायरेक्टिव है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव विद अ टेम्पलेट। दूसरा डायरेक्टिव होता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है, एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, फॉर एग्जांपल एनजी इफ, एनजी फॉर, इस टाइप के जो डायरेक्टिव होते हैं जो एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। एनजी इफ में क्या है कि आप सर्टेन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो पार्टिकुलर एलिमेंट आपका डॉम में रेंडर करेगा, अदरवाइज वो डॉम में रेंडर नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्टेन कंडीशन पे चीज़ों को ऐड कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। तो ये हो गया एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया गया स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि आप फॉर लूप अगर लगाते हैं, नॉर्मल फॉर लूप, तो आप क्या कर रहे हैं, इटरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एरे है, एरे के वैल्यू को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं डॉम में, तो आप फॉर लूप लगाएंगे तो स्टार एनजी फॉर आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि लूप चल के सारा डिटेल को आप रेंडर करेंगे। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव है और इस वीडियो का भी इम्पोर्टेंट है, वो है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो नॉर्मल एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, तो मान लीजिए इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड का जो टाइप है ये एट्रीब्यूट हो गया। इस एलिमेंट का मान लीजिए डिव टैग है, ठीक है, इसका जो है डायरेक्टिव होता है। आप जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी एट्रीब्यूट, मान लीजिए क्लास हो गया, स्टाइल हो गया, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। बट आप जो है यहाँ पे प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ये जो नेम हो गया, क्लास हो गया, उसके बाद स्टाइल हो गया, ये सब तो HTML के द्वारा प्रोवाइड किया गया एट्रीब्यूट है, बट आप खुद का एट्रीब्यूट बना सकते हैं। तो नॉर्मल एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML का एट्रीब्यूट है स्टाइल। तो आप बेसिकली वहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट में कि आप जो है CSS के कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। आप वहाँ पे कलर के जिस एलिमेंट में आप स्टाइल यूज करना चाहते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट में जो भी आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कलर, फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, रेड से ब्लू करना चाहते हैं, उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, इटालिक करना चाहते हैं, मार्जिन पैडिंग या कुछ भी डिज़ाइन रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, तो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। बट ये तो HTML के द्वारा प्रोवाइड किया गया प्री बिल्ड है, बट आप खुद का भी यह बना सकते हैं। आप यहाँ पे HTML के द्वारा तो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल तो करते ही हैं, कुछ ऐसे यूजफुल एट्रीब्यूट हैं जो एंगुलर आपको पहले से ही बना कर देता है, उसको बाद में समझेंगे। बट आप एंगुलर यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो खुद बनाकर आपके लिए देता है, और कुछ जो है HTML प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा आप खुद से बनाएंगे और आप डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। लाइक टाइप रेडियो है तो रेडियो जैसा आइकन आएगा, चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स जैसा एक स्क्वायर ब्रैक आएगा, उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो चेक जैसा साइन आएगा। तो ये तो HTML प्रोवाइड करता है, बट आप खुद से बनाएंगे और आप डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज़। तो वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए जो इसका बेसिक स्केलेटन होता है, आप नॉर्मल ng जनरेट कमांड यूज करके आप एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट जनरेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ng जनरेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम डालेंगे, जैसे नॉर्मल आप कंपोनेंट, मॉड्यूल, सर्विसेज, इंटरसेप्टर जनरेट करते हैं उसी टाइप से उसको भी जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्टिव को भी। ठीक है, डायरेक्टिव को जनरेट आप करेंगे तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने डायरेक्टिव को जनरेट किया। डायरेक्टिव और कंपोनेंट में एक डिफरेंस क्या है कि एक तो डायरेक्टिव यहाँ पे यूज कर देख रहे हैं डेकोरेटर यूज किया गया है, ये बोलता है एंगुलर को कि देखो यहाँ पे इसका एंगुलर को मेटा डाटा प्रोवाइड करेगा जिसमें एंगुलर को बताएगा कि ये सेलेक्टर है, सेलेक्टर ये वाला चीज़ है। ओके, तो बेसिक स्केलेटन आप जनरेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का कोड जनरेट हो जाएगा, और बाद में आप अपने कंटेंट को, अपने लॉजिक को यहाँ पे ऐड करेंगे। नाउ तो पहला स्टेप क्या हो गया कि आप जनरेट कर दिए बेसिक स्केलेटन और अपना कोड करेंगे। उससे पहले नॉर्मल केवल जनरेट कर देने से थोड़ी ना होगा, एंगुलर को तो बताना पड़ेगा कि भाई मैंने एक डायरेक्टिव बनाया है, उसको आप रजिस्टर कर लो। तो वो कैसे करेंगे, तो वो जो है हम ऐप मॉड्यूल में, ठीक है, ऐप मॉड्यूल में जाते हैं, ऐप मॉड्यूल.ts में डिक्लेरेशन सेक्शन में
जैसे कंपोनेंट को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइप से हम लोग डायरेक्टिव को भी डिक्लेयर करते हैं। एंगुलर को बताते हैं कि मैं जो है यूज करना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन में इस डायरेक्टिव को। जैसे कंपोनेंट को आप यूज करना चाहते हैं तो ऐप यहाँ पे कंपोनेंट डिक्लेयर किए, उसी टाइप से डायरेक्टिव और पाइप को भी आप जो है डिक्लेरेशन एरे में यहाँ पे बताएंगे, डिक्लेरेशन एरे में उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तभी एंगुलर समझ पाएगा, नहीं तो नॉर्मल फाइल और फोल्डर बनाने से एंगुलर को नहीं पता चलेगा। अब जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप नोटिस करेंगे कि एक सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर आप एज अ एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेलेक्टर जहाँ कहीं भी यूज करेंगे तो आप उसके बेसिस पे कुछ फंक्शनलिटी कर सकते हैं। क्या फंक्शनलिटी करेंगे उसका लॉजिक तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसका लॉजिक तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं, क्या फंक्शनलिटी करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप नॉर्मल जैसे एट्रीब्यूट यूज करते हैं, नेम हो गया, टाइप हो गया, वैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये तो सही है, बट यहाँ पे आपको सोचने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू को पास किया है, ठीक है। ओके, तो ये पास क्यों किया है, तो देखिए जैसे आप नॉर्मल एट्रीब्यूट होता है HTML का या फिर एंगुलर के द्वारा प्री बिल्ड डिफाइन किया हुआ, उसमें कुछ वैल्यू को पास करते हैं, लाइक कलर को पास करते हैं, स्टाइल है तो स्टाइल में CSS का कोड पास करते हैं, क्लास है तो क्लास का नेम पास करते हैं, टाइप है तो पास करेंगे रेडियो, किस टाइप का इनपुट फील्ड होगा तो आप पास करेंगे रेडियो है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट फील्ड है, ईमेल फील्ड है, तो आप पास करते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पास करेंगे, उसी के बेसिस पे ये काम होगा, ठीक है। तो ओके, आप काम पास कर दिए कोई भी वैल्यू को, बट यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज किया हूँ। तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो बेसिकली अगर वेरिएबल वगैरह को पास कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कर सकते हैं। इस केस में क्या है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को डबल कोट में स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आप वेरिएबल को पास करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डबल कोट के अंदर सिंगल कोट में येलो लिखा हुआ है, तो इसको आप एज अ वेरिएबल बोल सकते हैं। ये वेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल का वैल्यू है, बट इसको रिप्लेस कर सकते हैं वेरिएबल से। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एफ हाईलाइट के केस में कलर जो है ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगा वो वहाँ पे पास हो जाएगा। तो कलर के वेरिएबलों में भी येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन, कुछ भी, ऑरेंज हो सकता है, कुछ भी आप पास करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप एट्रीब्यूट यहाँ पे बाइंडिंग यूज कर सकते हैं, सॉरी इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत आसान है प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करके। कुछ लोग ये बोलेंगे कि ऑरेंज को तो ऐसे क्यों पास करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी तो यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करके यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल को हम पास करना जो भी वेरिएबल के वैल्यू को हम पास करना चाहते हैं वो वेरिएबल यहाँ पे डाल देंगे, तो जो भी कलर जो वेरिएबल है, ठीक है, उसका जो भी वैल्यू होगा वो तो पास हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप ऐसा कर सकते हैं, बट एंगुलर क्या बोलता है कि जब भी प्रॉपर्टी होता है, फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड ऐसा प्रॉपर्टी है, तो उस जगह पे आप जो है यूज कीजिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो अगर वेरिएबल मान लीजिए पास करना हुआ, वेरिएबल के वैल्यू अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करना हुआ तो आप कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके वैल्यू के आउटपुट को आप मान लीजिए कि अब ऐसे एक एलिमेंट है, मान लीजिए कि सपोज दैट एक समथिंग एक टेक्स्ट है, ओके, ये टेक्स्ट है, आप ऐसा करना चाहते हैं कि एक P एलिमेंट है, उसके बाद P एलिमेंट के अंदर ये टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट का जो एंगुलर डायरेक्टिव वाला पार्ट है उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप बोल्ड करने के लिए आप यहाँ पे B लिखिएगा, ठीक है, B लिखिएगा, B के अंदर इसको हम डाल सकते हैं, इसके अंदर B के अंदर इसको डाल दीजिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा आउटपुट आएगा, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में इसका जो आउटपुट है वो जो है वहाँ पे रेंडर होगा, उसका आउटपुट, समझिए बात को। बट अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज करते, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करते, तो यहाँ पे क्या होता
कि ये एज अ स्ट्रिंग पास होता, मतलब बी के आउटपुट के जगह पे आप जो है यहाँ पे स्ट्रिंग पास होता। अब फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन है कि a इज इक्वल टू ए, ये पास कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू ए जब पास करेंगे तो उसको क्या समझेगा, ऐसा समझेगा कि ये एक ऑपरेटर है और a इज इक्वल टू ए ट्रू है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ट्रू। तो अगर आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करेंगे तो ट्रू पास होगा, बट अगर आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे a इज इक्वल टू ए पास होगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आप मान लीजिए कि कुछ आउटपुट कुछ वैल्यू को पास करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे इस टाइप का बाइंडिंग यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करेंगे इस जगह पे। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करके हमने वैल्यू को यहाँ पे वेरिएबल को पास कर दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू को पास कर रहे हैं, दैट्स इट, ये तो आप समझ गए। बट आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये तो सब तो सही है, वहाँ पे हम पास कर रहे हैं वैल्यू को जो पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा डॉम में मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो तो करेंगे, ठीक है। बट इसका क्या नेम मैं जब मैं जनरेट करता हूँ ना, तो ऐप जो है प्री बिल्ड ये आ जाता है, प्रीफिक्स आ जाता है। तो क्या ये ऐप प्रीफिक्स होना ही चाहिए या मैं अपना खुद का भी कर सकता हूँ? तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि आप जो है पूरा जो डायरेक्टिव है, पूरा जो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है, खुद का ही नेम दे सकते हैं। सिलेक्टर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, बट जब भी आप जनरेट करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ऐप पहले से ये एडेड क्यों आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि यूनिक बनाने के लिए एंगुलर आपके लिए ये ऐप ऐड करके भेज रहा है, ठीक है। इसको यूनिक बनाने के लिए आप मान लीजिए नेम है तो पहले से बना हुआ है, उसको तो आप यूज नहीं कर सकते। लाइक एनजी क्लास पहले से प्री डिफाइंड एंगुलर के द्वारा बनाया गया है, तो उसको आप यूज करेंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा, यूज नहीं कर सकते। तो आपको यूनिक बनाना पड़ेगा डायरेक्टिव, ठीक है। तो यूनिक बनाने के लिए यहाँ पर आपको यूनिक नेम देना पड़ेगा और प्रीफिक्स ऐप यहाँ पे एंगुलर आपके लिए काम करता है। बोलेंगे ये ऐप ही क्यों? क्योंकि आपने ऐसा बोला है, angular.json में जाइएगा तो प्रीफिक्स में जाइएगा, तो प्रीफिक्स में देखिए आप बोला है कि जो कुछ भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना ng कमांड के थ्रू, ng CLI कमांड के थ्रू, वहाँ पे हमारा प्रीफिक्स ऐप होना चाहिए। इसीलिए जो है ये ऐप बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी जनरेट करते हैं तो आ जाता है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐप हाईलाइट के जगह पे हाईलाइट दे दीजिए, ऐप के जगह पे XYZ दे दीजिए, कुछ भी दीजिए नाम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे दोस्तों ये जनरेट कर लिए डायरेक्टिव और एंगुलर को भी बता दिए कि मैंने जनरेट कर दिया हूँ। ऐप मॉड्यूल में आप डिक्लेरेशन जो एरे था वहाँ पे आप रजिस्टर करवा दिए, आप यहाँ पे यूज भी कर लिए। अब उस यूज जो पास कर रहे हैं उसको आप क्या करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, उसका लॉजिक कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम उस डायरेक्टिव में जाते हैं और इसको जो मैंने क्रिएट किया हूँ आपके लिए समझाने के लिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो कुछ भी आपने पास किया था, तो आप जो है एक क्लास से आप मान लीजिए पेरेंट है और चाइल्ड है, तो पेरेंट से चाइल्ड में पास कर रहे हैं तो इनपुट डेकोरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट क्या हो गया, जिस कंपोनेंट से पास कर रहे हैं, तो डायरेक्टिव भी तो एक टाइप का कंपोनेंट ही है, बट डिफरेंस यही है कि डेकोरेटर यहाँ पे यूज किए हुए हैं और यहाँ पे टेम्पलेट नहीं होता है, HTML का पार्ट नहीं होता है, यही डिफरेंस है एक, ओके। बट ऑलमोस्ट तो सेम ही है, वैसा ही है, जैसा कंपोनेंट है वैसा ही डायरेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए आपने जो भी सिलेक्टर यूज किया वो सिलेक्टर यूज करेंगे, इट्स ओके। यहाँ पे आप जो है इनपुट डेकोरेटर यूज कर रहे हैं। इनपुट डेकोरेटर यूज करने के लिए कोर लाइब्रेरी से पहले ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उस जो भी पास वैल्यू है, जो भी आप पास किए हुए हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या पास किया हुआ हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं पास किया हूँ डिफ़ॉल्ट कलर वायोलेट। इसीलिए डिफ़ॉल्ट कलर को कलेक्ट करने के लिए, इसके वैल्यू को कलेक्ट करने के लिए हमने इनपुट डेकोरेटर यूज किया और इस वेरिएबल में कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ऐप हाईलाइट यूज किया हुआ हूँ। ऐप हाईलाइट में जो मैं पास कर रहा हूँ येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाटएवर, तो वो जो है यहाँ पे मुझे मिल गया। कैसे? इनपुट डेकोरेटर यूज करके मिल गया, उसको ये वाले वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया। ये जो मैंने ये वेरिएबल ये देख रहे हैं इंटरनली इसके अंदर इस्तेमाल होगा। नाउ ये तो हो गया, बट अब
जिस एलिमेंट के वैल्यू को चेंज करना है उस एलिमेंट को सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। डायरेक्टिव अपना मन से तो कुछ भी नहीं करेगा। तो जिस एलिमेंट को आपने जिस एलिमेंट के लिए इस्तेमाल किया है उस एलिमेंट के डिटेल को उस एलिमेंट में अपना मैनिपुलेशन करने के लिए जो है आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको एंगुलर के कोर लाइब्रेरी से एलिमेंट रेफ यूज करना पड़ेगा। एलिमेंट रेफ आप जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट रेफ यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद कंस्ट्रक्टर में उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद EL मान लीजिए, उसका नेम कुछ भी दे दीजिए, एक जस्ट वेरिएबल इंस्टेंस का नेम दे दीजिए EL। अब EL को अगर आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, EL को अगर कंसोल लॉग करके देखेंगे तो सारा उस एलिमेंट का सब कुछ डिटेल आ जाएगा, सारा डिटेल आ जाएगा। तो एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, कंसोल करके दिखाता हूँ आपको। कंसोल डॉट लॉग, ये क्या करता है? कंसोल लॉग आपके ब्राउज़र के जो कंसोल का सेक्शन है उसमें चीज़ों को प्रिंट करता है। ओके, प्रिंट करता है मतलब उसका आउटपुट वहाँ पे शो करता है। अब हम यहाँ पे इसको एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये सारे जो देख सकते हैं जो एलिमेंट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रेंडर हुआ है, कई सारे ऑब्जेक्ट रेंडर हुए हैं। उसको ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे कंसोल लॉक किया गया है, इसीलिए ये कई बार ये रेंडर हुआ है। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंस्ट्रक्टर, ताकि पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टर से आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे डाला और मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और ये रीलोड हो गया। और कंस्ट्रक्टर वाला देखिए, कंस्ट्रक्टर वाला ये आ रहा है, देखिए कंस्ट्रक्टर में एलिमेंट ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। इस जो ऑब्जेक्ट को एक बार देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है क्या, इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो नेटिव एलिमेंट लिखा हुआ है P, तो P एलिमेंट के लिए ये काम किया है। उसके अंदर के कई सारे देखिए डिटेल हैं, लाइक अलाइन हो गया, उसके बाद यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हो गया, उसका अगर चाइल्ड है चिल्ड्रेन तो उसका डिटेल, तो उसका सारा जो डिटेल है, लाइक इनर HTML हो गया, हाईलाइट मी इनर HTML, ID है तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल। तो जो कुछ भी सारा डिटेल उस एलिमेंट का आपके पास मौजूद है। अब उसके आधार पे आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए उसको सेलेक्ट करने के लिए जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया है उसका सारा डिटेल को प्राप्त करने के लिए आप एलिमेंट रेफ को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे होस्ट लिस्टनर आप यूज किए हैं। क्यों? देखिए होस्ट लिस्टनर क्या करता है कि जब कभी भी, जैसा कि नेम है होस्ट लिस्टनर, जो भी इवेंट होगा, जैसे क्लिक इवेंट हो गया, माउस इंटर हो गया या फिर माउस लीव हो गया, अगर आप उसके ऊपर एक बार होवर करते हैं या कुछ भी अगर इवेंट फायर होता है तो उस इवेंट पे कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे? तो देखिए होस्ट लिस्टनर माउस इंटर, ऑन माउस इंटर। तो अब क्या होगा कि जब भी आप माउस इंटर करेंगे या फिर माउस लीव करेंगे तो वो ईच इवेंट पे कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ आप करेंगे। ये देखिए हमारा लॉजिक है। तो लॉजिक में क्या है कि हम सर्टेन एक्टिविटीज़ करेंगे, तो होस्ट लिस्टनर यूज करेंगे और हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा इवेंट, तो लिख दिया माउस इवेंट, क्लिक लिख देंगे तो उस पर क्लिक करने के बाद ये काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? मेथड है। एक मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सर्टेन इवेंट पे क्लिक होगा तो कर सकते हैं, माउस इंटर होगा तो कर सकते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने माउस इंटर और माउस लीव के लिए यहाँ पे मैं किया हुआ हूँ। तो माउस इंटर और माउस लीव के लिए एक मेथड कॉल हुआ है और ये मेथड में कुछ मैं कुछ कोड लिखा हुआ है। इस कोड के बेसिस पे सर्टेन एक्टिविटीज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक मेथड यूज किया हूँ। इस मेथड के अंदर एक और मेथड है, एक और फंक्शंस है। फंक्शंस में एज ए आर्गूमेंट मैं कुछ पास कर रहा हूँ। ठीक है, पास कर रहा हूँ और इस फंक्शंस डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। तो क्या मैं पास किया हूँ यहाँ पर? तो देखिए पहला पैरामीटर पास किया हूँ कि अगर हाईलाइट कलर अगर है, ये वाला वेरिएबल में वैल्यू अगर है तो इसको पास कर दो। अगर ये नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कलर अगर है तो इसको पास कर दो। अगर ये भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट रेड पास कर दो।
मेरा ऐसा लॉजिक है, ठीक है। तो सर्टेन कंडीशन में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर पास किया हुआ हूँ, तो अगर डिफ़ॉल्ट कलर है तो डिफ़ॉल्ट कलर जाएगा, ओके। अगर अदरवाइज़ आप हाईलाइट का जो भी वेरिएबल मैं यहाँ पे पास किया हूँ वो जाएगा। तो अगर तो यहाँ पे उसके कंडीशन पे अगर डिफ़ॉल्ट कलर मैं दे दिया हूँ तो डिफ़ॉल्ट कलर जाएगा, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो अगर ये मौजूद नहीं है, इसका वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट कलर काम करेगा। ये भी मौजूद नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट रेड काम करेगा। मतलब ये जस्ट एक आर्गुमेंट है जो मैं पास कर रहा हूँ। अब इस फंक्शंस के पैरामीटर में जाते हैं। पैरामीटर जस्ट कलर है, एक ही पैरामीटर है। अब कलर जो है हमने यहाँ पे कंडीशन लगा के पास किया होगा। तो अब जब माउस इंटर होगा और लीव होगा तो उसके कंडीशन पे कलर को चेंज करना है हमको, मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट ई एल मतलब मैं उस जो मैं इंस्टेंस क्रिएट किया था एलिमेंट रेफ का, उस एलिमेंट रेफ के इंस्टेंस से नेटिव एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि वो तो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कई सारे इन्फॉर्मेशन दे देता है। उन सारे इन्फॉर्मेशन को के वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। अगर उनके इन्फॉर्मेशन के वैल्यू को चेंज करेंगे तो वही चीज़ रेंडर हो जाएगा उस एलिमेंट के लिए। तो नेटिव एलिमेंट स्टाइल यूज कर रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कलर प्रोवाइड कर देंगे जो कलर पास हुआ है। तो आप हाईलाइट कलर अगर पास किए होते तो वो आ जाता, वो अगर नहीं पास किए होते, डिफ़ॉल्ट कलर पास किए होते तो वो आ जाता। दोनों पास नहीं किए हैं तो रेड हो जाता बाय डिफ़ॉल्ट। दोनों पास नहीं किए हैं का मतलब क्या है कि आप जैसे ऐसे यूज कर दिए, यहाँ पे कुछ पास ही नहीं किए, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पास नहीं हुआ है। अब ये तो समझ गए आप, ऐसे कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कुछ पास कर दीजिए या फिर डिफ़ॉल्ट कलर पास कर दीजिए, जो भी हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कलर बैकग्राउंड के कलर को आप चेंज कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं अगर इसके ऊपर लेकर जाता हूँ, अपना माउस को लेकर जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, येलो हो गया। लीव करता हूँ तो हट गया। ऑरेंज पे लेके जाता हूँ तो ऑरेंज हो गया। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। तो मैं कंपोनेंट फाइल में गया और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हाईलाइट में यहाँ पे मैं येलो पास किया हूँ इसलिए येलो गया, ऑरेंज यहाँ पे पास किया था इसीलिए ऑरेंज गया। बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कलर कुछ भी नहीं था। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। इस कंडीशन में देखिए, हाईलाइट में 2 में मैं कलर पास किया हूँ और डिफ़ॉल्ट कलर पास किया हूँ। तो आप हाईलाइट कलर देखते हैं पहले। हाईलाइट में 2 पे लेकर गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर के वेरिएबल को तो पास किया था बट वेरिएबल में वैल्यू नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में काम करेगा। तो मैं यहाँ पे क्विकली ये जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं वैल्यू यहाँ पे दिया हूँ उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए ये काम करेगा। तो ये पेज रीलोड हो रहा है। अब देखिए हाईलाइट में 2 पर लेकर मैं गया तो ये किस कलर का है, वायोलेट कलर का ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐप कंपोनेंट डॉट ts में कलर का तो वैल्यू कुछ भी नहीं है बट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर का वैल्यू वायलेट है। तो ये अगर कलर अगर नहीं मौजूद है, डिफ़ॉल्ट कलर मौजूद है, तो मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मेरा लॉजिक लिखा हुआ है इस जगह पे देख सकते हैं, हाईलाइट कलर अगर नहीं होगा तो ये जाएगा, ये भी नहीं है तो फिर रेड जाएगा। तो वो भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, हाईलाइट कलर को भी, डिफ़ॉल्ट कलर को भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और हाईलाइट कलर को भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से मैं करता हूँ हाईलाइट में 2 को। इस कंडीशन में आउटपुट क्या होगा आप बताइएगा। तो पेज रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लेकर गया तो ये रेड हुआ। रेड क्यों हुआ हाईलाइट में 2 में, क्योंकि मैंने कुछ भी मैं पास नहीं करूँगा तो मेरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा तो यहाँ पे रेड होना चाहिए, इसीलिए रेड यहाँ पे हो रहा है। आप ये भी सोचेंगे कि ये ओके, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट रिवर्टेड बैक नाउ। आप यहाँ पे आइए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका वैल्यू देखिए
चेंज हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पे चेंज हुआ, इस पर क्लिक किया तो कलर का वैल्यू चेंज हो गया। अब देखिए, अब अगर मैं इस पे लेके जाऊँगा हाईलाइट मी पे, तो ये कलर की कैसा है, इस साइन करके कलर है, हाईलाइट पे देखिए साइन कलर है। अगर मैं येलो लेके जाऊँगा तो येलो कलर हो गया, ग्रीन में क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन कलर हो गया। तो बेसिकली बेस्ड ऑन डैट जो वेरिएबल का वैल्यू है, वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कलर लाइट ग्रीन येलो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, तो एंगुलर जो है प्री बिल्ड टू वे डेटा बाइंडिंग पे आधारित है। टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या हो रहा है आपका कि जो भी वैल्यू का वैल्यू जो आप चेंज एक बार कर दिए तो वही चेंज्ड वैल्यू वही हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ इनपुट का वैल्यू चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे नोटिस कीजिए कि इनपुट में वैल्यू को एज अ कर्ली ब्रेसेस मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करके उसके वेरिएबल के वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कलर यूज करके वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कलर के वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ क्लिक इवेंट पे। इनपुट है, इनपुट फील्ड है, उस टाइप रेडियो है, अगर इस पर क्लिक होगा तो क्या होगा, कलर का वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे हो रहा है। इसी बेसिस पे क्योंकि कलर का वैल्यू चेंज हो गया इसीलिए इनपुट का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया, और उसी को मैंने एट्रीब्यूट में डायरेक्टिव में पास कर दिया, इसीलिए काम कर गया। ओके, आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि क्या इनपुट का वैल्यू अगर कलर यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ तो क्या मैं अगर यहाँ पे टाइप करूँगा रेड तो ये रेड काम करेगा इस जगह पे? तो ये रेड अभी भी नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे तो वैल्यू चेंज कर दिया रेड, बट रियल में जो वैल्यू है कलर का वो तो चेंज नहीं हुआ। इनपुट का वैल्यू चेंज हो गया, इनपुट का वैल्यू कलर चेंज, इनपुट का वैल्यू जो है वो चेंज हो गया, वैल्यू आपने जो भी दिया, बट ये कलर का वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए एनजी मॉडल। हालांकि टू वे डेटा बाइंडिंग ही है, बट टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे काम करेगा, जब आपने वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पे एनजी मॉडल आप जो है चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टिव आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है, बट मैं थोड़ा एडिशनल आपको बता रहा हूँ कि एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया गया कुछ प्री बिल्ड यहाँ पे डायरेक्टिव होते हैं, जैसे एनजी क्लास हो गया, एनजी स्टाइल हो गया, एनजी मॉडल हो गया। तो एनजी मॉडल में यहाँ पे क्या हो रहा है, एनजी मॉडल में यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप वैल्यू अगर चेंज करेंगे इनपुट फील्ड के या कोई भी फॉर्म फील्ड के, तो एट द सेम टाइम जो वेरिएबल का वैल्यू है वो भी अपडेट हो जाएगा। अगर वो वैल्यू अपडेट हो गया तो वही लेटेस्ट वैल्यू हर जगह रेंडर करेगा, जिससे टू वे डेटा बाइंडिंग आप अचीव कर सकते हैं। ओके, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो ये कलर के वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इनपुट का वैल्यू चेंज हो रहा है। और टू वे डेटा बाइंडिंग अचीव करने के लिए कलर के वैल्यू को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके जगह पे हम लोग ये यूज कर लेंगे एनजी मॉडल, ठीक है। एनजी मॉडल कैसे यूज करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से, जिसमें इवेंट बाइंडिंग भी होता है और नॉर्मल ऐसे होता है, आप बनाना इन द बॉक्स जिसको बोलते हैं, ऐसे करके होता है, ठीक है। इस जगह पे ऐसा क्यों, एन स्मॉल होगा और यहाँ पे कलर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कलर, लेट्स सी इन द ब्राउज़र। यहाँ पे टाइप करने के बाद काम नहीं कर रहा है, द सेम टाइम वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि एनजी मॉडल में यहाँ पे कलर तो डिफाइन किया हुआ हूँ, बट एनजी मॉडल तभी काम करेगा जब मैं फॉर्म मॉड्यूल इंक्लूड करूँगा एंगुलर के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर्म मॉड्यूल, फॉर्म्स मॉड्यूल यहाँ पे इंक्लूड मैं कर लिया। अभी ये काम करना चाहिए। नाउ मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ और लेट्स सी, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर है, ये इसमें नहीं, यहाँ पे होना चाहिए ऐप
मॉड्यूल में होना चाहिए। तो लेट्स गो टू द ऐप मॉड्यूल और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ इस जगह पे, और इस जगह पे मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी करूँगा। ये जो इंपोर्ट का सेक्शन है यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, देन ये काम करेगा। अभी मैं जो यहाँ पे टाइप करूँगा लेट्स से ग्रीन, ये अभी भी नहीं काम कर रहा है, तो मुझे जो है यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा काम ये ng मॉड्यूल जो डायरेक्टिव है, एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ डायरेक्टिव है, वो आपके लिए काम कर देता है। अगर मैं अब यहाँ पे कुछ भी डालूँगा, लाइक ग्रीन यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये ग्रीन देखिए इस जगह पर भी लिखा रहा है, और अभी ये देखिए ग्रीन हो गया। अगर हम यहाँ पे ब्लैक में डालूँगा, तो लेट्स से यहाँ पे BLACK, तो ये लाइन जो है ब्लैक हो गया। क्यों? वैल्यू को मैं चेंज कर पा रहा हूँ। तो ये 2 वे डेटा बाइंडिंग कैसे अचीव हो रहा है? एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ डायरेक्टिव है, जिसको बोलते हैं ng मॉडल। ng मॉडल के थ्रू ये हम कर पा रहे हैं। ng मॉडल में हम क्या कर रहे हैं कि हम पास कर रहे हैं वैल्यू को। वो वैल्यू को जो भी हम पास करेंगे, वो हमारा जो एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट हो गया, फॉर्म फील्ड हो गया, उस फॉर्म फील्ड में फॉर्म फील्ड का जो वैल्यू है उसको क्या करेगा, वैल्यू को चेंज तो करेगा ही, साथ में जो वेरिएबल जो इस्तेमाल कर रहा हूँ उस वेरिएबल के भी वैल्यू को अपडेट कर देता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। यहाँ पे आप क्लिक इवेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट बाइंडिंग यूज करेंगे, क्लिक इवेंट पे एक मेथड कॉल करेंगे, मेथड कॉल करके वहाँ पे आप वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करके भी 2 वे डेटा बाइंडिंग अचीव कर सकते हैं। बट सिंस एंगुलर आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो क्यों ना एंगुलर के इस फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाए। तो उसी टाइप से ng स्टाइल है और ng क्लास है। ng स्टाइल और ng क्लास क्या होता है कि नॉर्मल आप जो HTML है उसमें आप क्लास यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे यूज कर दिए क्लास, यहाँ पे क्लास यूज करके जो भी क्लास डिक्लेयर करना है डिक्लेयर कर दिए, स्टाइल यूज करके जो भी स्टाइल डिक्लेयर करना है डिक्लेयर कर दिए। बट क्या आप यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं? समझिए बात को, यहाँ पे वेरिएबल एज अ वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल के वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, तो जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा वही जो है आपका क्लास हो जाएगा। तो आप डायनेमिकली चेंजेस करने के लिए, डायनेमिकली चीज़ों को चेंजेस आप करने के लिए यहाँ पे आप यूज करेंगे एट्रीब्यूट, यहाँ पे यूज करेंगे प्री बिल्ड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव जो एंगुलर प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं ng क्लास। नॉर्मल क्या करेंगे, नॉर्मल जो डिफाइन कर दिए वही हो गया, ठीक है। अब क्लास का नेम डाल दिए, उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं आप सिलेक्टर यूज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आप कोड लिख कर करेंगे, बट वो कम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंगुलर इस काम को आसान करने के लिए ng क्लास और ng स्टाइल टाइप का डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है, ठीक है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है। आप बोलेंगे वो तो सही है, बट मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना। मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर लिया, और यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे डालूँगा वो यहाँ पे क्लास हो जाएगा। ऐसे तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मैं क्यों जो है ये एट्रीब्यूट यूज करूँगा, एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव यूज करूँगा, ng क्लास क्यों यूज करूँगा? ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे क्या है कि ये एज अ स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग जाएगा, बट कोड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। कोड का एग्जीक्यूशन से हमारा तात्पर्य ये है कि आप मान लीजिए यहाँ पे आप चाहें तो लेट्स से एरे को यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे नहीं डाल पाएंगे। अगर आप डायरेक्टिव यूज करते हैं, एंगुलर के द्वारा प्रोवाइडेड डायरेक्टिव यूज करेंगे, तो एट्रीब्यूट यहाँ पे एरे फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। एरे फॉर्मेट में हो गया। दूसरा कि मान लीजिए बुलियन है, सर्टेन कंडीशन पे अगर ट्रू होगा तब ये काम करना चाहिए, वरना नहीं काम करना चाहिए। ऐसा करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट आप डाल दीजिए ट्रू। सेकेंड ये काम कैसे क्यों करेगा? क्लास नेम सेकेंड कब होगा? जब ये ट्रू हुआ। थर्ड कब काम करेगा? जब ये ट्रू होगा। ये फॉल्स है तो ये काम नहीं करेगा। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो इसके
इसके कई सारे सिंटैक्स होते हैं। जब एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इस टाइप का जो भी आपका एलिमेंट है एनजी क्लास यूज करके वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनलिटी आप कर सकते हैं। तो ये एक फ्लैक्सिबिलिटी है जो एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ डायरेक्टिव है। ठीक है, तो एनजी क्लास उसी टाइप से एनजी स्टाइल में भी इस टाइप का कंडीशन आप डाल सकते हैं। तो ये आपके काम को आसान करने के लिए एंगुलर कुछ ऐसे प्री डिफाइंड डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इंक्रीज होगा और आप स्केलेबल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू।